आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी पढ़ चुके, राइबोसोम, लाइसोसोम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है अपन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हिंदी होती है अंतः प्रदब्धकीय जालिका, या शॉर्ट में ईआर बोलते हैं। इसको शॉर्ट में ईआर बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये गोल्जी बॉडी जैसी आकार की होती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो अपन ने पढ़ा है उसी के आकार की ये केंद्रक है। ये अपन लोग कोशिका बनाते हैं, प्लांट सेल्स का है कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है और यहाँ पर इस प्रकार की ये संरचना पाई जाती है। ये क्रोमोसोम में केंद्रक पढ़ेंगे, इसके बाद अपन फिर सारी चारों तरफ नलिकाओं के रूप में, वही हमने बताया गोल्जी बॉडी में, उसी के आकार की ये संरचनाएं पाई जाती है। जब इसका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म से अध्ययन करते हैं तो ये साइटोप्लाज्म में केंद्रक से जुड़ी हुई फैली रहती है। इसको यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है और इसकी 50 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। ये इनका इंट्रोडक्शन है, किनका? अंतः प्रदब्धकीय जालिका का। ये तीन प्रकार की आपको दिख रही है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल। तीन प्रकार है। ये जो नलियां दिख रही है ये सिस्टर्नी है, ये दिख रहा है ट्यूब्यूल्स, ये सारे ये सब ट्यूब्यूल्स। और ये क्या है? वेसिकल। वेसिकल माने राउंडेड। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स के तीन भाग हैं। तो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स में जो पहला है ये लंबी चपटी ब्रांच की शाखा विहीन थैलियों के समान होती है। कौन? सिस्टर्नी। ट्यूब्यूल्स जालिका बनाती हैं और वेसिकल्स क्या होती है? एक्स शेप। अब इसके बाद इसमें एक और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपने देखेंगे, स्पॉट दिख रहे हैं। ये स्पॉट जो दिख रहे हैं ये राइबोसोम के हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक रफ ईआर और एक स्मूथ ईआर। रफ ईआर का मतलब होता है कि इनकी त्वचा पर कहीं कहीं पर ये स्पॉट पाए जाते हैं, इनका नाम है राइबोसोम। इन्हीं के ऊपर ये राइबोसोम पाए जाते हैं। कुछ में पाए जाते हैं तो उनको क्या नाम दे दिया? रफ ईआर। कुछ में नहीं पाए जाते उनका क्या नाम दे दिया? स्मूथ ईआर। स्मूथ माने जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, और रफ ईआर जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होती है। दो प्रकार की होती है, स्मूथ ईआर, एस ईआर, दूसरा रफ ईआर। ये दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अब इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा कार्य, इसकी संरचना के बाद कार्य देखिए। पहला कार्य दिया इन्होंने, विभिन्न अंगकों व बाह्य पदार्थों के बीच घुलित पदार्थों का अभिगमन होता है। दूसरा दिया प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम का कार्य करवाती हैं ये। तीसरा दिया एंजाइम्स के वितरण के लिए अतिरिक्त सतह प्रदान करती है। और चौथा दिया यांत्रिक आधार प्रदान करती है। गोल्जी बॉडी आदि की झिल्लियां, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गोल्जी बॉडी की झिल्लियां बनाने में ईआर कार्य करती हैं। उपापचय, ग्लाइकोजन के उपापचय का संग्रह का कार्य करती है। एटीपी संश्लेषण में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और कुछ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और विशेष काम है, ये कुछ जैसे बोलो पॉइजनस पदार्थ किसी कारणवश खा लेती है, पता नहीं चलता है, तो उनको नष्ट करने में ये सहायता करता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझा की बात? फिर से सुन लीजिए, इसके मुख्य दो तीन कार्य क्या क्या है। एक तो प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम को सपोर्ट करती है, रखती है अपने पास। कोलेस्ट्रॉल, लिपिड आदि का संश्लेषण करती हैं। साइटोप्लाज्म को यांत्रिक ऊर्जा आधार प्रदान करती हैं। गोल्जी बॉडी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की झिल्लियों के बनाने में सपोर्ट करती हैं। एटीपी के संश्लेषण में महत्वपूर्ण काम करती हैं। विषैले पदार्थों को नष्ट करने में, बाहर निकालने में सहायता करती है। कौन सी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस अंतः प्रदब्धकीय जालिका। अब पढ़ रहे हैं अपन लोग क्या, इसके बाद का दूसरा टॉपिक है न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक में दो टॉपिक आपके कोर्स से हटा दे गया है, एक तो केंद्रिका और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमेटिन। ये दो तीन छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन हम आपको सभी मिलकर के ये बता देते हैं। कौन? केंद्रक। जो हम ये फिगर बना रहे हैं न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस में देखते जाइए आप फिगर कैसे बनता है। ये हमने दो लेयर में ये चित्र बना दिया। इसके बाद यहाँ पर केंद्रिका, न्यूक्लियस के बाद ये क्या है? सबको पता
है क्रोमोसोम, और ये क्या भरा हुआ है इसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसके नाम लिखिए, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियस तो ये है न्यूक्लियर कोर। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर स्पेस, और ये जो क्षेत्र दिख रहे हैं न्यूक्लियर कोर, ये न्यूक्लियोलस। प्याज में 4 केंद्रकाएं होती है कोशिकाएं। प्याज जो होती है ओनियन, उसकी प्रत्येक कोशिका में 4 केंद्रकाएं होती है। सामान्य रूप से हर केंद्रक में एक ही केंद्रिका होती है, और ये क्या है, क्रोमोसोम। और ये क्या बना हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये फिगर है केंद्रक का। इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। एक तो पहले दोनों मिला के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पहला हो गया न्यूक्लियोप्लास्ट, दूसरा, तीसरा हो गया ये क्या है, क्रोमेटिन से क्या बनते हैं, क्रोमोसोम, गुणसूत्र, और चौथा क्या है, केंद्रिका। इनमें से केंद्रिका और क्रोमेटिन थ्रेड और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, शॉर्ट में इन्होंने जानकारी ले लो, लेकिन कुछ कम कर दिया है सिलेबस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन की बनी होगी, ये दोनों होगी, दोनों इसके बीच में जो छिद्र क्यों होता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, कोशिका के अंदर। तो इन छिद्रों से साइटोप्लाज्म कहाँ पहुंचता है, अंदर न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियोप्लाज्म बाहर पहुंचता है। एक्सचेंज होता रहता है मटेरियल का। अगर ये छिद्र नहीं होंगे तो मटेरियल का एक्सचेंज होता है। चूंकि आपको पता है न्यूक्लियस सबसे प्रमुख अंग है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ये कोशिका, पूरी क्रियाओं का नियमन करता है। आगे की गुणसूत्र पाए जाते हैं, आपको पता है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, और केंद्रिका पाया जाता है। ये इसके 4 भाग हैं। अब थोड़ी सी केंद्रक के कार्य के बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियस के बारे में। एक तो हमने अभी पॉइंट क्या दिया कि न्यूक्लियस जो होता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है, प्रमुख कार्य करता है केंद्रक। और केंद्रक से क्या क्या कार्य और आगे बढ़ते हैं, आरएनए का संश्लेषण। केंद्रक एक तो पूरी सेल्स को कंट्रोल करता है, विभाजन, जो समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, माने एक सेल से 2 सेल्स का बन जाना समसूत्री, एक सेल से 4 सेल्स का बन जाना अर्धसूत्री। उसमें गुणसूत्री जाते हैं कि नहीं, ये गुणसूत्र कैसे जाते हैं, ये केवल किस पर कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। पूरी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है कौन, विभाजन में, चाहे वो समसूत्री विभाजन हो चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो, इसमें सक्रिय रोल अदा करता है। तो ये किसके कार्य होगा, न्यूक्लियस के। तो न्यूक्लियस की खोज आपको पता है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये जब न्यूक्लियस अपने शरीर में, कौन सी सेल्स है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी और प्लेट यानी लाल रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये 2 ऐसी कोशिका अपने शरीर के अंदर है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इस कारण से इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है, 80 से 120 दिन। नष्ट हो जाती है आरबीसी, और फिर कहाँ से बनती है, लाल अस्थि मज्जा हड्डी के अंदर, बूंस के अंदर, रेड बून मैरो से आपको पता है आरबीसी का निर्माण होता है। और ये हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। और प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग का काम, रुधिर का थक्का जमाती। लेकिन इनमें केंद्रक नहीं होता है, मनुष्य में, जबकि फ्रॉग में होता है। एम्फीबिया जो है उसमें ये क्या पाया जाता है, ये विथ न्यूक्लियस होती है। लेकिन मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक की संरचना है ये नहीं पाई, क्योंकि इसी से विभाजन की शक्ति होती है, विभाजन बढ़ता है। विभाजन से बिना न्यूक्लियस, क्योंकि 2 प्रकार का पढ़ेंगे, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस माने पहले कोशिका का क्या विभाजित होगा, केंद्रक 1 से 2 बनेंगे, तब तो साइटोकाइनेसिस होगा। तो पहले कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक का विभाजन, दूसरा साइटोकाइनेसिस, किसका विभाजन, शेल का विभाजन। इस प्रकार से ये न्यूक्लियस होती है। अब और छोटा सा एक और है टॉपिक है सेंट्रोसोम, इसको भी पढ़ाते हैं। अगला टॉपिक हमने बताया था सेंट्रोसोम। इस सेंट्रोसोम के पहले तो ये समझ लो है क्या ये सेंट्रोसोम। जब अपन लोग विभाजन पढ़ते हैं, समसूत्री विभाजन, ये कोशिका में जैसे मान लीजिए कुछ
ये है, ये क्रोमोसोम है, तो यहां से ये ऐसी लाइनें बनती है। तो ये जो संरचना बनती है सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स में डिवाइड होता है, दो सेंट्रियोल्स में, तो ये वाली संरचनाएं होती है वो क्या कहलाती है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के दो भाग हो गए, सेंट्रियोल्स, एक ध्रुव की ओर पहुंचेगा, दूसरी ध्रुव की ओर पहुंचेगा और अपने क्या बना लेगा वो स्पिंडल फाइबर। जब एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है तो ये आधे गुणसूत्रों को एक ध्रुव पर जाएगा और आधे गुणसूत्रों को दूसरे कोष पर जाएगा। ये क्या करते हैं, रास्ता देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम की खोज की थी टी बावेरी ने 1888। टी बावेरी ने 1888 में सेंट्रोसोम की खोज की थी और ये एनिमल सेल्स में ओनली पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, बल्कि कुछ और भी मॉस और कवक में भी, एल्गी, फंगस और मॉस वगैरह में, ब्रायोफाइटा में भी ये कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली एनिमल सेल्स में पाया जाता है। ये सिलेंडर के समान दिखाई देता है जिसका व्यास 1500 से 2500 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रत्येक में 9 समूह होते हैं। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना होती है इसकी। 2 सेंट्रियोल्स में डिवाइड हो जाएगा, जैसे हम लोग बैलगाड़ी का उपयोग नहीं करते हैं ऐसे ये सब अब HUD बोलते हैं इसको। और ये क्या है, इसके ये 9 समूह होते हैं और प्रत्येक को माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपल होते हैं, आकृष्टलीय होते हैं। ये इसकी संरचना किसकी है, सेंट्रोसोम के 2 भाग हैं, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स में ये हब है, इसका ये 9 होंगे और ये बैलगाड़ी के पहिए की समान संरचना है। और कार्य हमने आपको बता दिया है कि जंतु कोशिका में ये क्या करता है, विभाजन के समय क्रोमोसोम को एक कोष पर एक सेंट्रियोल्स और दूसरी तरफ दूसरी सेंट्रियोल्स को ले जाने का काम करता है। तो टी बावेरी ने इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। तो आज 3 टॉपिक शॉर्ट में पढ़े आपने, क्या क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स ER, दूसरा न्यूक्लियस केंद्रक, रॉबर्ट ब्राउन वाला, और टी बावेरी ने क्या दिया, सेंट्रोसोम। ये ओनली एनिमल सेल्स में पाया जाता है। अगले टर्न पर इसी में और कुछ बचा होगा, कुछ मेटाबॉलिज्म, उपापचय से संबंधित कुछ टॉपिक रह गया, उसको लेंगे, और भी जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे।